नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ। सभी को गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। सभी भाइयों को, सभी प्यारी बहनों को। देखिए, बहुत सारे बच्चे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। एक बच्चे का कल मैंने सुझाव देखा, उसने कहा कि सर आप क्लास में हंसी मजाक भी किया कीजिए। तो बेटा, पहली चीज तो ये कि हंसी मजाक तो मैं करता ही रहता हूँ। दूसरी चीज ये है कि हम ज्यादा हंसी मजाक ना करके केवल अगर पढ़ाई पर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा है। हंसी मजाक जरूरी है, करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हमारा पढ़ाई पर होने वाला है। ठीक है? तो और एक बच्चे का ये भी था कि सर जब आप पढ़ाते हो, पढ़ाते पढ़ाते बहुत तेज बोलने लग जाते हो, हमारे कान में दर्द हो जाता है। कि आप इतने तेज हो जाते हो, इतने जुनून में आ जाते हो कि हमारे कानों में दर्द होता है, ईयरफोन लगा लेते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा स्लो आवाज़ में बोलता हूँ, तो इतनी तेज आवाज़ तो मेरी है नहीं। हालांकि अगर फिर भी तेज आवाज़ अगर लगती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हम लोग बात कर रहे थे कल संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। हम लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि कुल कितने स्टेट्स हैं, यूटीज़ कितनी हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी थी। अब हम लोग यहाँ पर आज नागरिकता पढ़ेंगे, लेकिन कल का चैप्टर हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, लास्ट जो क्लास थी हमारी, जो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट हमारा था संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यही तो था हमारा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये हमारा चैप्टर था। ठीक है जी, लास्ट क्लास हमारी थी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र यही तो था, यूनियन एंड टेरिटरी, राज्य क्षेत्र। ठीक है जी, ये हमारा एक टॉपिक चल रहा था कल, जिसमें हम लोग बात करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग से। कहां से? हमने लास्ट पढ़ा था कि भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था। यही तो हमने पढ़ा था कि सर आंध्र प्रदेश हम लोगों ने पढ़ा था। और आंध्र प्रदेश की अगर मैं चर्चा करूं तो हमने पढ़ा 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। लेकिन जब पुनर्गठन हुआ, रीऑर्गेनाइज किया गया स्टेट्स को, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पर, तो हम कहेंगे 1 नवंबर 1956 में उसका पुनर्गठन हुआ। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो राज्य पुनर्गठन से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। कहां से? राज्य पुनर्गठन। ठीक है, कहां से पढ़ेंगे? राज्य पुनर्गठन। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? द स्टेट राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की अगर बात होगी, राज्य पुनर्गठन आयोग, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? राज्य पुनर्गठन आयोग। अब यहां पर चर्चा क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? द स्टेट, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखूंगा, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। अगर पूछा जाए द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब बात ये आती है कि सर ये कमीशन जो है कब बनाया गया था? इस कमीशन को हम और किस नाम से जानते हैं? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाएगा। आवाज क्लियर नहीं है क्या? देखो भाई, आवाज तो क्लियर होगी। हाँ जी, आवाज क्लियर है क्या? हाँ जी, साउंड थोड़ा दूर कर लें। लीजिए, मैंने माइक दूर कर दिया है, माइक मैंने दूर कर दिया है। अभी तो कोई चलिए बच्चों, आज जो है जीडी में आरुषि मैम की ज्योग्राफी और दीपक भाटी सर की मैथ की क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए आवाज अभी प्रॉपर ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि सर इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका दूसरा नाम, अदर नेम क्या है? इसे और किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे सर इसे हम फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? तो इसे हम डॉक्टर फजल अली, ठीक है, डॉक्टर फजल
अली आयोग भी कहते हैं। अब फजल अली आयोग तो फजल अली कमीशन ही लिखा जाएगा, तो इंग्लिश में लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, डॉक्टर फजल अली कमीशन इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अभी हम बात करते हैं कि सर ये कब बनाया गया था। कौन कौन बच्चा जानता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो आप कहेंगे सर इसको 1953 में बनाया गया। कब बना है ये? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। अब इसने क्या किया, इसके चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। ठीक है जी, तो डॉक्टर फजल अली कौन थे? तो यही क्या थे बेटा, अध्यक्ष थे या चेयरमैन थे? तो आप कहेंगे सर अध्यक्ष या चेयरमैन कौन थे? तो आप कहेंगे अध्यक्ष या चेयरमैन, यहां पर पढ़ लेना कि सर डॉक्टर फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली आयोग या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर फजल अली थे। कौन थे? डॉक्टर फजल अली थे। कौन थे बेटा? डॉक्टर फजल अली। अब इन्होंने बेटा अपनी रिपोर्ट कब दे दी? इनकी रिपोर्ट कब आ गई थी? इनकी रिपोर्ट आती है 1955 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो भारत में जो समूह बने हुए हैं, जो ग्रुप बने हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इनको खत्म कर दिया जाए। कि सर जो राज्य 4 भागों में बटे हुए थे, ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, ग्रुप डी में, इनको खत्म कर दिया जाए। इनको क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। कि भैया इनको खत्म करके क्या किया जाए? राज्य बनाए जाएं, स्टेट्स बनाए जाएं। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी और इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर एक अधिनियम बना। क्या बना? एक अधिनियम या एक एक्ट बनाया गया। अधिनियम या एक्ट जिसको हम बोल सकते हैं कि सर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है। कौन सा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, द स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड एक्ट, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है जी, तो आप क्या कहेंगे? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और इस अधिनियम के द्वारा इन्होंने सिफारिश की थी कि भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। ठीक है कि सर 16 राज्य, हमने तो पढ़ा 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 14 स्टेट, 14 स्टेट, और अगर मैं बात करूं 14 स्टेट के साथ साथ बेटा रात में सो लिया करो। एक बच्चा कह रहा है क्लास में नींद आने लग जाती है, तो बेटा सो लिया करो। किसने कहा कि रात भर सोना बाबू से बात करो? किसने कहा सोना बाबू मोना बाबू से रात भर बतियाओ? हमने थोड़ी कहा कि रात भर बतियाओ तुम। जब नींद पूरी ना होगी तो क्या होएगा? जब नींद पूरी नहीं होगी तो नींद ही तो आएगी दिन में, है? मत बतियाओ रात भर, पढ़ लिया करो। ध्यान रखियो कि गुलाब का फूल देकर ये कह गया टोकरी वाला कि एक तरफा मोहब्बत करने वाले मेरे यारो उसे ले गया नौकरी वाला। नौकरी ना लगी तो फिर गुलाब का फूल कोई और ही लेके जाएगा। तुम बेटा बस वहीं जा बे वफा जा, तुझे भुला दिया, ये गाने गाओगे। समझ रहे हो आप लोग? ये गाने गाते रहोगे, नशे काटोगे। हाँ, मैं बार बार यही चीज बता रहा हूं। तो रात भर पढ़ो। वो एक होता नहीं था हमारा भी, हम भी इसी उम्र से तो गुजर के आए हैं। हमने भी ये देखा है कि तकिए के नीचे ईयरफोन लगा लिया और मम्मी बाबू ने थाना थाया, बाबू ने थाना नहीं थाया, खुद ठूस ठूस के भरा है। मैंने तो नहीं खाया, जब तक तुम नहीं खाओगी मैं कैसे खा लूंगा? और खुद ठूस ठूस के भर रहे हैं। तो बाबू ने थाना थाया, तो बेटा पढ़ लो। तो पढ़ने तो थमे हैं, तो अभी पढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बातें? चलिए, जोक सपाट था। अभी बात करते हैं कि सर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, तो आप लोग क्या कहोगे? आप कहोगे सर इन्होंने इनकी सिफारिश पर 14 राज्य और
कितने 6 यूटीज बनाए गए थे। 6 यूटीज का मतलब आप जानते हैं यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है कि सर कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, तो आप कहेंगे सर केंद्र शासित प्रदेश कितने बनाए गए थे, 6। जबकि रिक्वेस्ट कितनों की थी, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर इनकी सिफारिश कितनों की थी, इन्होंने सिफारिश कहा था कि भैया रिकमेंडेशन अगर मैं बात करूं कि सर रिकमेंडेशन की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे इन्होंने कहा था 16 राज्य बनाए जाएं और 3 यूटीज बनाई जाएं। 3 यूटीज बनाई जाएं। बनाए कितने गए थे, बनाए कितने गए थे, तो आप कहेंगे सर 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है बेटा, यहां तक आप लोग पढ़ना, यहां तक आप लोग पढ़ना। ठीक है, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अभी 5 मिनट का समय और लूंगा इसमें। अब कुछ राज्यों की स्थापना बता देता हूं, कब किसकी स्थापना होती है। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए, क्या कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा कमेंट लिख रहे हैं, दिखाना इनको। ऊपर गया। चलिए चलिए बेटा, लिख लिया आप लोगों ने। आगे बात करते हैं। यहां पर लिखेंगे हम राज्य यानी कि स्टेट्स। यहां पर हम लिखेंगे स्टेट, किस राज्य को कब बनाया गया था, और यहां पर लिखेंगे बेटा उनके ईयर्स यानी कि कब उसको बनाया गया है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर 14 राज्य तो थे, तो आंध्र प्रदेश बेटा पहला राज्य बना है जो भाषा के आधार पर बना था। आंध्र प्रदेश को हमने कब बनाया है, तो आप कहेंगे सर 1953 में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। फिर इसके बाद बन जाता है महाराष्ट्र। ठीक है जी, कौन सा, महाराष्ट्र बनता है 1960 में। याद रखना मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, और मुंबई प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया था, 2 भागों में बांट दिया था। एक तो महाराष्ट्र में बांट दिया था और एक बेटा गुजरात में बांट दिया था, कि मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र में और गुजराती बोलने वालों को गुजरात में बांट दिया। तो बेटा गुजरात भी कब बना था, तो आप कहेंगे सर गुजरात बना था 1960 में। कब बना था गुजरात, 1960 में गुजरात बन जाता है। ठीक है, कब बन गया, 1960 में गुजरात। नागालैंड कब बना है, अब राज्य को अंग्रेजी में तो बेटा मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि नागालैंड आप खुद लिख सकते हैं, नागालैंड को नागालैंड लिखते हैं। 1963 में बनाया गया था, 1963 में बनाया गया था। कब बनाया गया, 1963 में। सर हरियाणा कब बना था, हरियाणा, तो आप बता देना कि सर हरियाणा बना था 1966 में। कब बना, 1966 में बना। थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेते हैं क्योंकि आज बड़ा टॉपिक है नागरिकता। पंजाब कब बना है, ये भी 1966 में ही बना है। ठीक है, हरियाणवी बोलने वाले हरियाणा और पंजाबी बोलने वाले पंजाब में चले गए। ठीक है जी, तो यहां पर आप लोग बता दीजिए। समझ गए आप लोग, हाँ बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। अब बात करते हैं हिमाचल की। किसकी बात करते हैं बेटा, हिमाचल की। सर हिमाचल प्रदेश कब बना है, तो हिमाचल प्रदेश बना था 1971 में। कब बन गया, 1971 में। मेघालय की बात कर लेंगे कि सर मेघालय कब बना है, मेघालय तो आप बता देना 1972 में मेघालय बना है। 1972 में ही बेटा मणिपुर भी बना है। क्या बना है, मणिपुर। तो आप कहेंगे कि सर इनकी कोई ट्रिक है क्या, बिल्कुल भी कोई ट्रिक नहीं है, इनको तो याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, इनको तो रटना ही पड़ेगा। ठीक है, त्रिपुरा कि सर त्रिपुरा कब बना है, तो त्रिपुरा भी 1972 में बना है। कब बना है, 1972 में ही क्या बना है, त्रिपुरा बना है। सिक्किम कब बना, अगर किसी ने इसका गलत जवाब दिया तो डिजिटल घूसा उसकी नाक पर पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैंने स्टार्टिंग में आर्टिकल 2 में करवाया था। चलिए बताइए जी, सिक्किम कब बना है, सिक्किम कब बना है मेरे बच्चे, बताइए जल्दी जल्दी से। तो आप कहेंगे सर सिक्किम बना था 1975 में, 1975 में। ठीक है बेटा, यहां तक आप पढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश कब बना है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश कब बना, अरुणाचल, तो आप कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर 1987 में बना है। कब, 1987 में बना है।
1987 में अरुणाचल बना है। गोवा कब बना है, मिजोरम कब बना है, तो मिजोरम और गोवा अरुणाचल एक ही साल में बने थे। मिजोरम हुआ, गोवा हुआ, तो ये बेटा कब बने, ये भी 1987 में ही बना है और ये भी 1987 में ही बना है। ठीक है जी, चलिए ये पढ़ लिया आप लोगों ने। अभी हम बात करेंगे मुख्य बिंदुओं पर। ये तो हमने पढ़ लिए सर, ये तो हमारे हो गए। क्या हो गए बेटा, ये हमारे हो जाते हैं कि सर इनकी स्थापना कब कब हो जाती है। ठीक है जी, चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है कि सर तेलंगाना कब बना है, तो आप कह देना सर तेलंगाना बना है 2 जून 2014 में। तेलंगाना किससे अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। कब अलग हुआ है, तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। किसी को कोई समस्या यहाँ पर, चलिए बहुत बढ़िया। बिहार बेटा 1912 में बन गया था, बिहार तो 1912 में ही बन गया था। ठीक है, 14वें राज्य में शामिल था वो। अब ये सारी चीजें तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया, यहां पर तो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई समस्या अगर है तो प्लीज बताएं। ठीक है जी, किसी को कोई समस्या यहां तक नहीं हो रही होगी। चलिए अब बात करते हैं सर, ये तो हमने पढ़ लिया तेलंगाना कब बना है, 2 जून 2014 में। अब बेटा हुआ क्या है, यहां पर 2000 में 3 राज्य बनाए गए थे। 2000 में 3 राज्य बनाए गए थे कि कौन कौन से राज्य कब कब बने हैं। जैसे कि अगर बात करें 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बनाया गया। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ बना है। 1 नवंबर 2000 में कौन सा बना है, छत्तीसगढ़ बना है। 9 नवंबर को कौन सा बना था, 9 नवंबर की अगर बात करेंगे तो 9 नवंबर को बेटा उत्तरांचल बना था, जो उत्तराखंड के नाम से जाना गया। किसके नाम से, उत्तराखंड के नाम से जाना गया। और बेटा 15 नवंबर को झारखंड बना है। 15 नवंबर को कौन सा बना है, झारखंड बना है। अब यहां पर मैं मजबूर हूं, इसमें कोई भी ट्रिक आपकी काम नहीं करेंगी, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, झारखंड। ठीक है जी, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। किसी को कोई समस्या अगर है तो प्लीज मुझे बता दें। ठीक है जी, अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये 2 यूटी बने हैं नए, ये 2 यूटीज बने हैं, केंद्र शासित प्रदेश बने हैं कि सर ये 31 अक्टूबर 2019 को बना है और ये भी 31 अक्टूबर 2019 को बना है। तो कुल मिलाकर 8 केंद्र शासित हो गए। चलिए लिख लिया, हाँ जी बहुत बढ़िया। आगे बात कर लें, यहाँ तक मेरे सभी बच्चों को अगर मेरी बातें बुरी लग रही हों तो मैं क्षमा चाहता हूँ, हालांकि आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए, ये आपके भविष्य के लिए ही सारी चीज़ें होती हैं। एक बार इसको आप लोग लिख लीजिए, एक बार इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे नागरिकता के ऊपर कि सर आंध्र प्रदेश कब बना, 1953 में। कौन सा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कब बना, 1960 में। गुजरात 1960 में। नागालैंड 1963 में। हरियाणा 66 में। पंजाब 1966 में, दोनों ही 66 में थे। हिमाचल 1971 में। मेघालय 1972 में। मणिपुर 1972 में। त्रिपुरा 1972 में। सिक्किम 1975 में। अरुणाचल 1987 में। मिजोरम 1987 में। गोवा 1987 में। ठीक है जी, तेलंगाना कब बना, 2014 में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 में। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये 2019 में। इसको एक बार लिख लीजिए जल्दी जल्दी से, इसको आप लोग लिख लीजिए। अभी हम बात करेंगे नागरिकता की। अभी मेरे बच्चों हम लोग बात करेंगे नागरिकता की। अब बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे होंगे सिक्किम को लेकर कि सर 1974 था ना, 1974 में सह राज्य बना था, एसोसिएट स्टेट बना था। पढ़ा था ना हमने, 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा आर्टिकल 2A को जोड़कर सिक्किम को एक सह राज्य या एक एसोसिएट स्टेट बनाया था। और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को आर्टिकल 2A समाप्त करके एक राज्य का दर्जा दे दिया था। क्या कर दिया था, एक राज्य का दर्जा दे दिया था। अब जो राज्य बचे हुए हैं उन्हें 1956 में ही पुनर्गठित कर दिया था। जितने भी राज्य बच गए हैं, चाहे कोई भी राज्य हो, उनको कब पुनर्गठित किया गया
गया था? तो 1956 में पुनर्गठित कर दिया गया था। चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया हो तो थंब जरूर कर देना मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी से ये थंब करके बता देना। ये वो हैं जो 1953 के बाद से, जो 1956 के बाद से बने हैं, जो 1956 के बाद से बने हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन मैं बात करूं तो 1 नवंबर 1956 में पुनः किया था। कब किया था? 1 नवंबर 1956 में इसको दोबारा से पुनर्गठित किया गया था। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ। एक बच्चा कह रहा है अरुणाचल 1986 में बना है। अच्छा, लिख लिया बेटा, अधिनियम बना था। ठीक है, यहां तक पढ़ लेंगे आप लोग, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब हम आते हैं नागरिकता पर, और नागरिकता बड़ा टॉपिक है तो हम पीडीएफ से पढ़ेंगे। नागरिकता या सिटीजनशिप। अब नागरिकता का मतलब क्या है? कौन होगा नागरिक? जैसे कि मैं भारतीय नागरिक हूं तो मेरे पास भारत का आधार कार्ड होगा या मेरे पास वोटर आईडी कार्ड होगा। तो मेरे पास यदि वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, तो मैं भारत का नागरिक हूं। जिसके पास ये आधार कार्ड वोटर कार्ड है वो कौन हो गए? भारत के नागरिक हो गए। कौन हो गए? वो भारत के नागरिक हो गए। ठीक है जी, चलिए अब बात करेंगे सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब है कि हम भारत में रहने वाले लोग हैं तो हमें भारत की नागरिकता मिलेगी। किसकी? भारत की नागरिकता मिलेगी। संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? तो भाग 2 में दिया हुआ है। भाग 2 में दिया हुआ है। किसमें? भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। हम किससे इंस्पायर्ड हुए हैं? भारत में जो नागरिकता चलती है वो हमने किससे ली है? तो आप कहेंगे वो हमने ब्रिटेन से ली है। कहां से ली है? ब्रिटेन से, यूके कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्रिटेन को अंग्रेजी में यूके भी लिखते हैं। तो आप कहेंगे सर हमने कहां से लिया है? तो आप बता देना कि सर हमने यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली है। ब्रिटेन में कैसी नागरिकता चलती है? एकल नागरिकता चलती है। तो हमारे भारत में कैसी नागरिकता चलती है? तो भारत में भी एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। कि भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है। और ये हमने कहां से ली है? तो ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन में भी क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। कैसी है ब्रिटेन में? सिंगल सिटीजनशिप। ऐसे समझना जैसे कि ये पूरा देश यूएसए है। ये पूरा क्या है? यूएसए है। और यूएसए में ये न्यूयॉर्क है। क्या है? ये न्यूयॉर्क है। तो भैया वहां पर यूएसए की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी और न्यूयॉर्क की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो यहां पर कौन सी हो गई? दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप हो गई। कैसी हो गई? डुअल सिटीजनशिप हो गई, दोहरी नागरिकता हो गई। लेकिन भारत की अगर मैं बात करूं, भारत की अगर बात करूं तो आप, ये हमारा पूरा क्या है? भारत है। पूरा क्या है? भारत है। और इसमें अलग अलग राज्य हो गए। तो क्या हमें अलग अलग राज्यों की नागरिकता लेनी पड़ती है? नहीं, हमें भारत की ही नागरिकता लेनी पड़ती है। एकल नागरिकता है, सिंगल है। क्योंकि आधार कार्ड अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपका आधार कार्ड केवल और केवल यूपी का बनेगा, और किसी का नहीं बनेगा, और किसी का नहीं बनेगा। ठीक है जी, और किसी का नहीं बनेगा। तो भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता चलती है, सिंगल सिटीजनशिप चलती है। समझ रहे हैं आप मेरे बच्चे? सिंगल सिटीजनशिप समझ गए आप लोग यहां पर? तो हम लोग यहां बात कर रहे हैं कि भारत में कौन सी नागरिकता है? तो बेटा एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। कि नागरिकता का प्रावधान संविधान के कौन से भाग में, किस पार्ट में है? तो आप कहेंगे भाग 2। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। कौन सा भाग? भाग 2। कौन से आर्टिकल हैं? तो 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। कौन सी नागरिकता है भारत में? डुअल या सिंगल? तो सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। अब बात करते हैं कि सर ये बताइए नागरिकता से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल थे जिन्हें 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया था?
26 नवंबर 1949 में उनको लागू किया था। गलत मत बताना, क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में ही कराए थे कि सर 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए आर्टिकल थे 16, जिनमें से नागरिकता से संबंधित कौन कौन से थे, जिनमें नागरिकता से संबंधित कौन कौन से थे, बताओ जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया, चलिए बताइए, बताइए जल्दी से किसी का आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार। तो आप क्या कहेंगे, दिखाना भाई। एक बच्चा कह रहा है फिर चिल्ला रहे हो। और बेटा आपके मोबाइल में ना एक बटन होता है, ये आपका मोबाइल है ना, ये मोबाइल में ना यहाँ वॉल्यूम कम करने का एक बटन है, ये वाला बेटा, ये वाला बटन होता है, ये वाला। इससे आप कम कर सकते हो, इससे बढ़ा सकते हो। अगर आपको ज्यादा तेज वॉल्यूम लग रही है तो इससे कम कर लो माय शेयर, और इससे बढ़ा लो, है ना। ये बटन है, अगर आप भूल गए हो तो मैंने याद दिला दिया कि वॉल्यूम कम और ज्यादा करने का बटन आपके मोबाइल में ही होता है। तो आप कहेंगे सर 26 नवंबर 1949 को नागरिकता से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल, तो 5, आर्टिकल 5, 6, 7, 8 और 9, ये वो आर्टिकल हैं जिन्हें 26 नवंबर 1949 में ही लागू कर दिया था। कि नागरिकता से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल थे जिन्हें 26 नवंबर 1949 में लागू किया, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, तो कुल मिलाकर नागरिकता से संबंधित 5 आर्टिकल लागू कर दिए थे। कितने? 5 आर्टिकल लागू कर दिए थे। चलिए, अब नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। टाइप्स पूछे हैं, कितने टाइप्स होंगे, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, यहां हम बात करते हैं जी, इसको हम क्या कहेंगे, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सर 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से प्रकार हैं? जन्म से। समझना, जब किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके पश्चात भारत में हुआ है, तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। लिखा हुआ है किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ है, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया और आफ्टर 26 जनवरी 1950, ठीक है, भारत में हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसके अपवाद थे 2, इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया गया, मिसयूज किया गया। कैसे? कि जो विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे, जो विदेशों के राजनयिक थे, कौन थे? फॉरेन डिप्लोमेट्स थे, उनके बच्चों का जन्म यदि भारत में होता था तो उन बच्चों को भी भारत की नागरिकता मिल जाती थी। शत्रु के अधीन किसी भूभाग पर जन्मे बच्चे, चिल्ड्रन बॉर्न एनी टेरिटरी अंडर एनिमी, जैसे कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो वहां पर जन्मे बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन क्या किया गया? संविधान संशोधन कर दिया। अनुच्छेद का अर्थ होता है आर्टिकल, आर्टिकल, ओहो, ये आर्टिकल बोलते हैं, शॉर्ट में आर्टिकल, और हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद बोलते हैं। तो बेटा ये कहा कि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कंडीशन ये कर दी 1986 में, 1986 में क्या किया गया? नागरिकता संशोधन अधिनियम आया। क्या आया? नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, और उस अधिनियम में नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986, उसमें कहा गया कि यदि किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके पश्चात भारत में होता है और माता पिता में से कोई एक, पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन सिटीजन है, भारत का नागरिक है, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 10 और 11 फिर बेटा वो 26 जनवरी 1950 में लागू हो गए थे, जब हमारा पूरा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया, इसको लिखते भी रहना, और बाकी पीडीएफ तो आपको मिलेगी हैंड रिटन वाली। ठीक है, हैंड रिटन वाली पीडीएफ आपको मिलेगी ही। चलिए लिख लेंगे यहां तक ये चीजें, कोई समस्या? लिख लो बेटा, मनीष बिल्कुल लिखो भाई, नहीं लिखा है तो लिख लो। अगर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन लिखने में आप 5 से 6 मिनट ले रहे हो तो स्पीड आपकी कितनी कम है आप खुद समझ सकते हो। हाँ जी, लिख लिया आप लोगों ने? बताइए माय डियर,
क्लास तो चल रही है शांति भूषण पांडे जी? हाँ जी, शायरी सुनाया करें डेली। बिल्कुल सुनाएंगे जी शायरी, बिल्कुल सुनाएंगे भैया। यहां तक लिख लो पहले जल्दी से। दूसरा समझा दो, शत्रु के अधीन कोई भाग, चिल्ड्रन वॉर्न एनी टेरिटरी अंडर एनिमी। जैसे कि भारत का, ये भारत है हमारा, ठीक है जी, ये भारत है हमारा, ऐसे करके ये हमारे भारत का जो ऊपर वाला क्षेत्र है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो किसका, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। किस पे, पाकिस्तान का कब्जा है। जब पाकिस्तान का कब्जा है तो यहां पर जो बच्चे जन्म ले रहे थे उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाती थी, वो उसका दुरुपयोग कर रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम आता है 1986। कौन सा अधिनियम आता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम आता है 1986। कॉन्स्टिट्यूशन या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986 1986 में आया और इसमें कहा कि जन्म से नागरिकता के लिए उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, तभी उस बच्चे को जन्म से भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, समझ गए। मैं भारत का हूं, मेरे बच्चे का जन्म भारत में हुआ है, तो मेरे बच्चे को जन्म के आधार पर नागरिकता मिल रही है। क्यों? क्योंकि मेरे पास और मेरी बीवी के पास भारत की नागरिकता है। ठीक है, क्या है, भारत की नागरिकता है। ठीक है, आगे बात करें। नेक्स्ट यहां पर है कि भैया वंश परंपरा, दूसरा टाइप क्या है, वंश परंपरा। लेकिन पहले आप इसको पूरा लिख लीजिए। मैं समझ रहा हूं टाइम लगता है लिखने में, हालांकि आपको पीडीएफ मिल जाती है, आपको मिल जाती है। तो यहां पर हमने कहा कि 26 जनवरी 1950 के दिन भारत में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी, और यह भारत की नागरिकता तभी दी जाएगी जब उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। और माता पिता में से भारतीय नागरिक हो, यह कब से कंपलसरी किया था, 1986 से, 1986 से लागू कर दिया था। ठीक है, बोर्ड वाली पीडीएफ दे दो। चलो बोर्ड वाली पीडीएफ। सर डिमोटिवेट हो गए, एक बच्चा कह रहा है डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्या करें? पापा के पास बैठो अपने, और अपने पापा से कहो कि पापा जब फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जब फसल बर्बाद हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो आप अपने आप को कैसे रिकवर करते हो? आपने पूरे 6 महीने मेहनत की होती है, खेतों में पैसा लगाया होता है, जब बारिश आ जाती है पूरे धान बर्बाद हो जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हो? तो बाप कहते हैं कि बेटा मैं आप लोगों का चेहरा देख लेता हूं, मरने की ख्वाहिश तो मेरी भी होती है, लेकिन जब मैं देखता हूं आप लोगों के चेहरों को तो मेरे मरने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है कि मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं। तो आप पापा के उस चेहरे को देखो जो गर्मी, सर्दी, धूप, वर्षा कितनी भी हो, लेकिन जब वो खेत में काम कर रहे होते हैं, पसीना टपक रहा होता, भीगे होते हैं, सर्दी में गन्ने के खेतों में पानी लगा रहे होते हैं, तो क्या उन्हें सर्दी नहीं लगती? लगती है। लेकिन वो क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए। आपने कभी पैसे मांगे हैं कि पापा मुझे पढ़ाई करनी है, बुक लानी है? पिताजी के पास अगर पैसे नहीं होते ना, तो वो आपसे ये कहते हैं कि बेटा अभी रुक जा, मैं शाम तक इंतजाम करता हूं और तुझे देता हूं। वो कभी ये नहीं कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, किताब मतलब मत पढ़। गहने बेच देती है मां, अपने गहने बेचती हैं मां, और फिर आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करती हैं। तो आप लोगों को कसम है उनकी कुर्बानियों की कि आपको उनकी मेहनत का, उनकी उन कुर्बानियों का नतीजा देना है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, कहते ना कि खुद मुझे छांव में रखा और खुद जलता रहा धूप में, मुझे छांव में रखा और खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। तो माँ बाप फरिश्ते से कम नहीं होते, और मैं तो मानता हूं माँ बाप ही भगवान होते हैं। माँ बाप के बाद अगर भगवान है तो है। ठीक है, चलिए लिख लिया आप लोगों ने यहां पर। तो आप लोग यहां पर बात करेंगे वंश परंपरा की। वंश परंपरा का मतलब विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात होता है, और जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है, तो उस बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी।
क्या बोल जाएगी? तो आप बताना कि भैया वंश परंपरा के आधार पर क्या है कि किसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है और जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है, तो उस बच्चे को जो विदेश में जन्मा है उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। मैं हूं, मेरा बेटा है, अगर मैं अमेरिका में रह रहा हूं और मेरे बेटे का जन्म अमेरिका में होता है 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद, अगर मेरे बेटे का जन्म अमेरिका में होता है और मेरे बेटे को किसकी नागरिकता मिलेगी? क्योंकि मेरे पास तो भारत की नागरिकता है, तो मेरे बेटे को भी भारत की नागरिकता ही मिलेगी क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं। अब बात करते हैं कि सर वंश परंपरा पर कब एक अधिनियम आया? तो बेटा 2004 में कहा गया कि जब बच्चे का जन्म होगा तो उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। वहां पर जो इंडियन एम्बेसी होंगी वहां जाकर रजिस्टर कराना पड़ेगा कि इस तारीख को इतने बजे इस हॉस्पिटल में मेरे बेटे का जन्म हुआ है और मैं भारत का रहने वाला हूं, आप रजिस्टर करिए, आप उसको पंजीकृत कीजिए। तो बेटा उस बच्चे का जब पंजीकृत हो जाएगा जन्म के 1 वर्ष के भीतर तो उसे भारत में भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब कह रहे हैं कि विदेश में जन्मे बच्चे को भी माता पिता के आधार पर नागरिकता मिलेगी, लेकिन माता के आधार पर नागरिकता 1992 से दी जा रही है। यहां पर लिखा माता पिता के आधार पर, ठीक है जी। पहले क्या होता था कि पिता के आधार पर नागरिकता मिलती थी, लेकिन 1992 में केवल माता के आधार पर भी नागरिकता मिलेगी। यदि किसी बच्चे का जन्म अमेरिका में होता है और उसकी माता भारतीय नागरिक है, पिता है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, माता यदि भारतीय नागरिक है तो उसके बच्चे को 1992 से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्या हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, यहां तक आप लोग लिख लें। देखो भाई सर जी मैं 9 दिन से एक ही कमेंट कर रहा हूं, देखो ना भाई क्या है इनका, ऊपर गया। अजय कुमार राम, देखो इनकी क्या समस्या है। प्लीज अजय कुमार राम भैया आप बताओ क्या क्या समस्या थी आपकी माय डियर। हाँ जी देखिए अब जैसे ये खत्म होगा मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं लेकर आया हूं क्वेश्चन। मैंने कहा था ना कि मैं आज टेस्ट कराऊंगा, लेकिन जब ये खत्म होगा तभी तो टेस्ट करा पाऊंगा, जब ये खत्म ही नहीं होगा तो मैं टेस्ट कैसे करा दूंगा? ये समझ नहीं आ रहा है आपको, ठीक है दोबारा समझाता हूं। मैंने कहा किसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ, किसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद, और माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलती थी 2004 तक 3 दिसंबर 2004 तक उसे भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन 2004 में एक कानून बना कि यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है, माता पिता भारतीय हैं, तो उन माता पिता को विदेश में जो इंडियन एम्बेसी होगी, भारतीय वाणिज्यिक दूतावास होगा, वहां पर जाकर यह कहना होगा कि हमारे बेटे का जन्म हुआ है, इस तारीख को हुआ है, और 1 वर्ष के भीतर उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तभी तो बेटा भारतीय वाणिज्यिक दूतावास भारतीय गृह मंत्रालय को सूचना देगा, तब उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। क्लियर है? आगे बात करते हैं। चलिए यहां लिखा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। इसमें कहा कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता का प्रावधान है। पिता अगर भारतीय नहीं है, माता भारतीय नागरिक है, तो विदेश में जन्मे बच्चे को भी भारत की नागरिकता वंश परंपरा के आधार पर मिल जाएगी, क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडियन टू चिल्ड्रन बोर्न अवॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ मदर, यानी कि माता की नागरिकता के आधार पर भी विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता वंश परंपरा के आधार पर मिलेगी। अब यहां पर लिखा है नोट में आप समझते हैं बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। यहां लिखा है नोट, और नोट में क्या लिखा है? नोट में लिखा है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसे जन्म के 1 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकृत कराना आवश्यक है। मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इंडियन कंसल्टेट विद इन अ ईयर ऑफ बर्थ। यदि विदेश में किसी बच्चे का जन्म हुआ और 1 साल के भीतर उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये कंडीशंस हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर सानिया मिर्जा को लेते हैं, प्रियंका चोपड़ा को लेते हैं। प्रियंका चोपड़ा का बच्चा जन्म लेता है
तो उसको कहां की, अमेरिका की या भारत की, तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रियंका चोपड़ा के पास भारत की नागरिकता है। प्रियंका चोपड़ा का बच्चा होगा, उसे 1 वर्ष के भीतर भीतर रजिस्टर कराना पड़ेगा कि मेरा बेटा हुआ है और मैं भारत की नागरिक हूं, ताकि वहां का वाणिज्यिक दूतावास या कंसल्टेंट एम्बेसी या इंडियन एम्बेसी भारत के गृह मंत्रालय को, होम मिनिस्ट्री को इंफॉर्मेशन देगी। ऐसे ही सानिया मिर्जा का केस है। सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान के खिलाड़ी से शादी कर ली, हालांकि करनी नहीं चाहिए थी, और उसका अपना ओपिनियन है। हमारे भारत में तो कितने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, यहां पर कर लेनी चाहिए थी, क्या जरूरत पड़ रही थी पाकिस्तान जाने की? हमारे भारत के क्या लड़के खत्म हो गए थे? हमारे भारत में कितने अच्छे अच्छे, मोहम्मद कैफ है, इमरान, जाहिर खान है, इरफान पठान है ना, इतने अच्छे अच्छे लड़के हैं, किसी से भी कर लेती। लेकिन उसे तो भैया पाकिस्तान ही पसंद आया। चलो खैर, स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 21 शादी करना, ठीक है, तो उसने शादी कर ली। लेकिन उसकी एक विशेषता यह रही, उसने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली, वो भारत की ही नागरिक रही। अब उसका डिवोर्स हुआ है, उसका अब डिवोर्स हुआ। जब डिवोर्स हुआ तो उसके बच्चे को कहां की नागरिकता मिलेगी? तो भारत की ही नागरिकता मिलेगी, क्योंकि उसके बच्चे का जन्म भारत में हुआ था, हैदराबाद में, और उसके बच्चे को भारत की नागरिकता इसलिए मिलेगी क्योंकि उसकी माता के पास भारत की नागरिकता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं सीमा हैदर। सीमा हैदर की बात करते हैं। सीमा हैदर पबजी। अब आप लोग भी सोच रहे हो पबजी खेलने लग जाए। चलो कम से कम एक तो पबजी ले ही आया। आप भी सोचो पबजी खेल लो, हमारे भी कम से कम भाग खुल जाए, हमें भी कोई ना कोई सीमा मिल जाए, हैं? तो सीमा हैदर के केस में यदि सीमा हैदर के बच्चा होता है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने सचिन मैं शब्द यूज नहीं करूंगा कि सचिन से शादी कर ली है ना, कहना गलत हो जाए क्योंकि बहुत सारे सचिन इसमें होंगे भी, तो मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा जो शायद एक महिला ने किया था। क्या है उसमें, क्या है उसमें, इतना सा तो सचिन है। तो उससे सीमा हैदर ने शादी कर ली। तो सीमा हैदर यदि किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेटा अभी सीमा हैदर को भारत की नागरिकता नहीं मिली है, मिल जाएगी, क्योंकि बेटा उसको बहुत सारे ऑफर हो चुके हैं। ठीक है, जब सचिन भारत का नागरिक है तो सचिन का ही तो बच्चा होगा सीमा से, तो सीमा के बच्चे को, सचिन के बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर है? समझ गए आप लोग? जहीर खान, ओहो जाकिर खान बोल दिया मैंने, जहीर खान। चलिए लिख लेंगे इतना, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी। एक बार मैं साइड हूं, आप लोग इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए बेटा। हाँ बहुत बढ़िया। तो बच्चा बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है पढ़ने में आज। अब तो नहीं आपको नींद आ रही है? कौन थे बच्चे जिसको नींद आ रही थी? अब तो नींद नहीं आ रही है। मैं तो नहीं बोल सकता ना ये शब्द, आप बोल सकते हो कि ये लप्पू सा है या पप्पू सा है, मैं तो नहीं बोल सकता ना ये शब्दावली। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने यहां पर बात कर ली पंजीकरण की। अगर मैं बात करूं पंजीकरण की, अगर मैं बात करूं वाय रजिस्ट्रेशन, तीसरा मेथड है कि सर पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 5 से 7 वर्ष तक यदि भारत में निवास करने वाला विदेशी है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत में रह रहा है और वो उसे रहते हुए 5 से 7 साल हो गए। पहले ये कितने थे? पहले ये 6 महीने थे। पहले 6 माह यदि कोई भारत में रहता था तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती थी। गृह मंत्रालय उसे भारत की नागरिकता देता था, होम मिनिस्ट्री उसे भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन अब क्या है कि 5 से 7 साल यदि कोई भारत में रहता है, अ पर्सन हु हैज रिसाइड इन इंडिया फॉर 5 to 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जिस तारीख को वो रजिस्ट्रेशन कराने गया है उस तारीख से वो पिछले 7 वर्षों 5 से 7 वर्षों तक भारत में रहा है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना कि सर ये क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। केवल क्या पूछेगा कि नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाएगी? 5 प्रकार से। कितने? 5 प्रकार से। ये तो 4 हो गए, 5 ही हो गए, है ना, 5 प्रकार से। मैं ऐसे कर रहा था, ये तो 4 हो जाते ना फिर।
ठीक है, चलिए। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो परंतु भारत के बाहर निवास कर रहा हो। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है लेकिन वो भारत के बाहर रहता है, तो उसे भी क्या करना पड़ेगा? पंजीकरण कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? पंजीकरण कराना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ गए? तो आप कहेंगे सर पंजीकरण पढ़ाना, पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। विदेशी महिला जो भारतीय से विवाह कर चुकी है, करने वाली है सीमा हैदर। सीमा हैदर भारतीय सचिन से, है ना? देखो उस महिला ने तो उसके लिए कुछ शब्द यूज किए थे जिसको हमें नहीं कर सकते, लेकिन हम तो उसे दिलदार मानेंगे। पबजी खेलते खेलते पाकिस्तानी को ले आया है। कितना हिम्मत, कितनी बड़ी बात है ये, है? समझ रहे हो आप लोग? हिम्मत थी उसमें जो ले आया। आप तो लाके दिखा दो पबजी खेलते खेलते किसी को, हैं? आपका तो कोई एक घर से दूसरे घर ना जाने को तैयार हो, वो तो बेटा दूसरे देश से आ गई। चलिए, तो हम बात कर रहे थे पंजीकरण से कि भैया ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ परंतु भारत के बाहर रहने वाला हो, ऐसी विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से शादी कर चुकी है, उसे पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। खत्म। समझ गए? यहां तक समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। ये फैक्ट आप लोग लिखिए फटाफट से। तो ये 3 हो गए, अभी 2 और पढ़ेंगे। अभी हम 2 और पढ़ेंगे। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। आगे बात करते हैं। यहां पर राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं। सच सिटीजन ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज हु लिव इन इंडिया और डू द जॉब ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे विदेशी राजनयिक, या मैं कह सकता हूं कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हैं, जो राष्ट्रमंडल देश हैं, उनके जो नागरिक भारत में भारत सरकार की नौकरी करते हैं, उनके बच्चे जिनका जन्म भारत में होता है, तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उनको भी भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मिल जाएगी। चौथा प्रकार क्या है? नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण। कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो। ऐसा विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो, पहले 6 महीने था, पहले ये कितना था? 6 महीने था, फिर इसे कितना कर दिया? 5 साल कर दिया, फिर कितना कर दिया? 5 साल, और फिर बढ़ाकर कर दिया 11 वर्ष। कितना कर दिया? 11 वर्ष। यानी कि कुल मिलाकर 11 वर्ष भारत में रहा हो, और अब 2019 से 11 से घटाकर इसे कितना कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। कि अब बेटा 5 वर्ष कर दिया है। कितने वर्ष कर दिया? 5 वर्ष कर दिया है। कि ऐसा विदेशी व्यक्ति जो भारत में रहता है और स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, लेकिन भारत में रहते हुए उसे 11 वर्ष हो चुके हैं, 11 वर्ष हो चुके हैं, 11 वर्ष हो चुके हैं, वह भारत की नागरिकता ले सकता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। लेकिन एक संशोधन किया गया है 2019 में। 2019 में ये 11 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया? 11 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया है? से घटाकर कितना कर दिया है? 5 साल कर दिया है। कितना कर दिया है? 5 साल कर दिया है। ठीक है जी, कितना? 5 साल कर दिया है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है जी, ओहो, यहां पर क्या है? यहां मैं माफी चाहता हूं। यहां पर क्या है? अ फॉरेनर हु वॉलेंटरी वांट्स टू एक्वायर द सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, वो भारत की नागरिकता उसे दे दी जाएगी। अब बात करेंगे सर, यहां पर लिखा था कि भारतीय नागरिकता के आवेदन के 1 वर्ष के भीतर भारत में रहा हो। यदि वो जब रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है, यदि वो क्या कराने जा रहा है? देशीयकरण के द्वारा वो जब 1 वर्ष के अंदर अंदर उन्हें एप्लीकेशन दी है, लेकिन वो कुल मिलाकर 11 वर्षों तक भारत में रहा हो। अब वर्तमान में ये कितना कर दिया है? वर्तमान में ये 5 साल कर दिया है। कितने साल कर दिया है? 5 ईयर कर दिया है। तो आप कहेंगे अब 11 वर्ष नहीं, अब 5 वर्ष है। तो संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो तो उसे
देशीयकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता यहां पर मिलेगी। तो देशीयकरण के द्वारा भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, लिख लो भैया। हाँ जी, इसमें आपको बहुत ज्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरा दायित्व है, मेरी ड्यूटी है, लेकिन इतना कुछ नहीं पूछता है यहां से। क्वेश्चन क्या पूछेगा जीडी में, अब मैं क्वेश्चन का लेवल बताता हूं। क्वेश्चन का लेवल कि भारत में कैसी नागरिकता दी जाती है, एकल नागरिकता। कि सर भारत में नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया है, प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप हमने कहां से अडॉप्ट किया है, तो यूके ब्रिटेन से। कि सर कौन से पार्ट में, पार्ट 2 में। कहां से कहां तक है, 5 से 11 तक। कि सर 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से आर्टिकल नागरिकता से संबंधित लागू किए गए थे, तो आप कह देंगे सर कौन कौन से थे, तो आप कह देंगे सर 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, लिख लिए। चलिए, कुछ भी नहीं, हाँ बिल्कुल बेटा, समझने के लिए मन लगाना पड़ेगा, वरना इसमें और कुछ भी नहीं है, बिना मन लगे तो कुछ होगा नहीं। तो अब बात करेंगे भूमि अर्जन से, लास्ट पॉइंट है। ये पॉइंट मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये आपको पढ़ने चाहिए बस। बाकी आपको ये थ्योरी थोड़ी पढ़नी है, ये याद भी नहीं करनी है आपको, ये याद भी नहीं करनी है, ये सब आपको याद भी नहीं करना है। केवल और केवल क्या याद करने हैं, ये प्रकार, ये प्रकार आपको याद करने हैं। केवल और केवल ये क्या करना है, प्रकार याद करने। भूमि अर्जन से भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में विलय कर लिया हो, ऐसा क्षेत्र जिसको भारत ने अपने में शामिल कर लिया हो, उस पर रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता अपने आप ही मिल जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्ड एनी न्यू टेरिटरी एंड मर्ज इट विद इन इंडिया। देखिए, जैसे कि पाकिस्तान है, अगर हमने पाकिस्तान को भारत में मिला लिया तो यहां पर रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता अपने आप ही मिलेगी, क्योंकि अब वो भारत का है। ठीक है, इस प्रकार से। और ये बच जाता है नागरिकता का अंत, तो यहां से हम पढ़ेंगे कल, यहां से हम पढ़ेंगे कल। बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा और थोड़ा सा ये नागरिकता है भी अटपटा सा, तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, पीडीएफ को पढ़ लेना। ठीक है सर, मेरे को एक लड़की ने प्रपोज किया, लेकिन मैं क्या कह रहे हैं ये दिखाना जरा, मैं क्या करूं दिल पे हाथ रख के बताओ। मन तो ये हो रहा अभी रिप्लाई कर दूं यस, लेकिन अभी करना मत, अभी नौकरी ले लो, सरकारी नौकरी ले लो। ठीक है, सरकारी नौकरी ले लो, उसके बाद करना। ठीक है, तो अभी समय हमारा खत्म हो रहा है, समय हमारा खत्म हो रहा है, तो ये हम जो है कल पढ़ेंगे और कल हम लोग इसका टेस्ट, कल नहीं मंडे में पढ़ेंगे और मंडे में इसका टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। बस आपको क्या याद रखना है, अब मैं आपको बताता हूं इसमें याद क्या करना है। याद क्या करना है, नागरिकता से संबंधित मैं आपको बता देता हूं याद क्या करना है। ठीक है, कहां से लिया गया है, कहां से ली है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, आर्टिकल कौन कौन से हैं। ठीक है, कहां से, तो वेयर, कहां से लिया है नागरिकता का प्रावधान, कौन से भाग में है, कौन से पार्ट में है। ठीक है, कौन से पार्ट में है। ठीक है, कितने टाइप्स हैं, नागरिकता प्राप्त करने के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो आप कहेंगे सर टाइप्स की अगर मैं बात करूं कितने टाइप हैं, तो आप कहेंगे 5 टाइप हैं। भाग 2 है, 5 से लेकर 11 तक है। कहां से, ब्रिटेन से। कहां से, ब्रिटेन से। कौन सी नागरिकता है भारत में, तो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। क्या है जी, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है। यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जाएगा, और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये बस आपको ध्यान रखना है। जीडी में इससे ऊपर नहीं पूछा जाता। बाकी जो रामायण मैंने आपको कराई है वो मेरा प्रयास और सिर्फ आपको समझाना था, बताना था, ताकि आप लोग ये ना कह सको कि सर आपने तो ऊपर ऊपर से करा दिया, बताया ही नहीं क्या क्या था। ठीक है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।